हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताऊंगी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर 1600। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब फॉर्म्ड हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को फॉर्म्ड हुई थी। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी with the purpose of trading with the East Indies. The company was initially set to the trade with the maritime Southeast Asia, but it ended up trading with China and India. यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से पूर्व में स्थापित संयुक्त स्टॉक कंपनी के साथ की गई थी। द कंपनी शुरू में समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने ख़त्म किसके साथ किया था? भारत व्यापार करना चाइना और इंडिया के साथ। द थर्ड पॉइंट इज़ इट वाज ओरिजिनली चार्टेड एज द गवर्नर and Company of Merchant of London trading into the East Indies. Its shares were owned by aristocrats and rich merchant of Britain. यानी कि ये मूल रूप से ईस्ट इंडीज़ में व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारी के साथ गवर्नर कंपनी के रूप में शुरू किया गया था। इसका हिस्सा ब्रिटेन के एरिस्टोक्रेट्स और अमीर व्यापारी के पास था। ठीक है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल दो स्टार्टेड एज अ ट्रेडिंग कंपनी इट पेव द वे फॉर क्रिएटिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। मतलब कि इसका मेन उद्देश्य ट्रेडिंग कंपनी का क्या था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो इंडिया में कब्ज़ा कर सके, ट्रेडिंग एज अ ट्रेडिंग कंपनी। द मेनली ट्रेडेड इन कॉटन, इंडिगो, डाई, सिल्क, सल्फेट, ओपियम एंड ट्री। मतलब कि जो मेन ट्रेडिंग की चीज़ें थी वो क्या थी? कॉटन, इंडिगो, डाई, सिल्क, सल्फेट और ओपियम एंड टी। और EIC का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी किसी चीज़ में भी दिक्कत आ रही हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में प्लीज़ बता। The original charter was given to the George, Earl of Cumberland, and 215 knights, aldermen, and burgesses. The charter gave the company a monopoly to trade with all countries east of Cape of Good Hope and the west to the Strait of Magellan. An initial period of 15 years. जो ओरिजिनल रॉयल चार्टर था वो किसको दिया गया था? जॉर्ज ऑफ कुम्बरलैंड एंड 215 नाइट्स थे उनके, एल्डरमैन एंड बर्जीज थे। द चार्टर गिव द कंपनी मोनोपोली टू ट्रेड। उन्होंने जो क्या कहते हैं चार्टर दिया था कंपनी का, वो क्या कहते हैं जो सारी कंट्रीज़ हैं उससे गुड होप के साथ ट्रेड कर सके। और कितने इनिशियल पीरियड हो? 15 ईयर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ the company's first voyage to India was commanded by Sir James Langster in 1601 and returned in 1603. During the voyage, the company's first factory was set up at the Bantam in the island of Java in Indonesia. Surat as a trade point of the transit was established in 1608. द कंपनी का जो फर्स्ट वॉइस था वो कमांडेड किसके द्वारा किया जा रहा था? सर जेम्स लैंगस्टर के बाद। वो भी कब? 1601। और वो वापस कब आए थे? 1603। ड्यूरिंग द वॉइस कंपनी द फर्स्ट फैक्ट्री, जो फर्स्ट कंपनी स्टार्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी? बैंटम में। वो भी कहाँ? आइलैंड के जावा में, जो कहाँ पे? इंडोनेशिया में। जो सूरत था वो एक ऐसा पॉइंट था व्यापार का जो स्थापित गया था 1608 में। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन 1608 voyage under Sir William Hawkins arrived and ship commanded by him became the first ship to set anchor at Surat. Hawkins was
envoy in the court of Mughal Empire Jahangir for 2 years, during which time he tried to obtain trade concession but in vain. मतलब कि जो 1608 में जो वो शिप कमांड किया जा रहा था किसके द्वारा, फर्स्ट शिप था वो था विलियम हॉकिंस के द्वारा, वो भी कहाँ पर, सूरत में। हॉकिंस 2 वर्ष तक मुग़ल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर के दरबार में शामिल रहे, लेकिन उस दौरान व्यापार रियासत प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन उनको वो व्यर्थ रहे, मतलब उन्हें नहीं मिल पाया उस टाइम। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ within 1610 the first company factory in South India was set up in Machilipatnam in the modern day Andhra Pradesh along with the कोरमंडल कोस्ट। जो 1610 में द फर्स्ट कंपनी फैक्ट्री कहाँ पर सेटअप की गई थी, मछलीपट्टनम में, along with the coast of Coromandel. The next point is the company was generating huge profit from its इंडिया ट्रेड। जो कंपनी थी उसको बहुत ह्यूज मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ इंडिया ट्रेड से। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज engaged in the frequent battle with the European players like the Portuguese and Dutch who had established themselves earlier in the subcontinent. Now the next point is 1612 the Battle of Swally was fought between the company force and the Portuguese. The company had decisive victory, and this led to the rise of the East India Company as a paramount force in India and also to the end of Portuguese dominance. First of all जो स्वैली है वो एक जगह है जो सूरत में स्थित है, और जो जब 1612 में स्वैली और जो कंपनी और जो पोर्चुगीज़ है उनके बीच में जब लड़ाई हुई थी तो कंपनी ने विक्ट्री मतलब लड़ाई में कौन जीता था, कंपनी ही जीती थी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब क्या कहते हैं लड़ाई के बाद बहुत अच्छी तरीके से उभरी, और जो पोर्चुगीज़ डोमिनेंस थे उनका 1612 में लड़ाई के बाद उनका अंत हो चुका था, वो दोबारा कभी नहीं उभरे। The next point is after this the company decided to try its hand in getting a terrestrial base in the mainland India. In 1612 the Sir Thomas Rio was sent a representative to the British King James I to the court of Jahangir. Rio was successful securing exclusive right to reside, set up the factories in Surat and in the some other areas of the company. के बाद कंपनी ने किसके पास हाथ बढ़ाया, आजमाने का फ़ैसला किया, जहांगीर के पास कोर्ट में रिप्रेजेंटेटिव भेजा था सर थॉमस ने। किस टाइम, ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट ने जहांगीर की कोर्ट में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, जिससे कि वो क्या कहते हैं अपना हाथ एक कंपनी की ओर बढ़ा सकें, और उन्होंने फिर और वो सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने क्या कहते हैं अपने कारखाने फैलाने में सक्सेसफुल रहे, और उन्होंने सूरत और कुछ अन्य जगहों पर फैक्ट्री स्टार्ट कर दी थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ slowly the company dominated other European players and established trading posts in Surat in 1619, Madras in 1639, Bombay in 1668 and Calcutta in 1619. The chief factory becomes the walled fort of Fort St. George in Madras, Fort William in Bengal and the Manor House Bombay Castle. मतलब कि धीरे धीरे कंपनियाँ हावी होने लग गई, और 1619 में सूरत में व्यापारिक पदों पर स्थापित हुई, 1639 में मद्रास में, 1668 में बॉम्बे में और 1619 में कलकत्ता में मुख्य कारखाना विश्व का किला बन गया था। मद्रास में
किला सेंट जॉर्ज, बंगाल में किला विलियम और जो बॉम्बे है वो कैसल हाउस बन गया था। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़, दो अ सीरीज ऑफ एक्ट अराउंड द ईयर 1670 द कंपनी गेन्ड राइट टू एक्वायर टेरिटरी, mint money, commanded fortresses, and the troops from alliances, indulged wars, exercised civil and criminal jurisdiction over their acquired territories. This greatly enhanced the company power. यानी कि वर्ष 1670 के आसपास कई कार्य किए। कंपनी ने क्षेत्र का अधिग्रहण करने का अधिकार हासिल किया, पर्यटकों और सैनिकों के लिए धन की कमान संभाली और अपनी अधिग्रहित क्षेत्र पर नागरिक और आपराधिक क्षेत्र अधिकार का प्रयोग किया। इससे कंपनी की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हुई। और नेक्स्ट पॉइंट है, इन बंगाल द मुगल एम्पायर कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ customs duties for trades for the company in 1770. The company led by the Governor General Robert Clive was able to gain dominance over the French, who were restricted to a few ports of the company. बंगाल में मुग़ल सम्राट ने 1717 में कंपनियों के व्यापार के लिए सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से माफ़ कर दी थी। गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लिव ने नेतृत्व वाली कंपनी फ्रेंच हुआ रेस्ट्रिक्ट, उन्होंने भी कुछ फ्रांसीसी प्रभुत्व हासिल करने की सक्षम थी जो देश पर कुछ ही पोर्ट्स पर सीमित थी। आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। पता है कि ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और लेकिन अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। और जो भी मिस्टेक्स हो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना प्लीज़। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, द कंपनी वॉज ऑल्सो एम्प्लॉइंग इंडियंस इन इट्स आर्मी एंड बाय 1763 it had about 67,000 troops. They become a major force in India and used extensively by the company for the political purpose. Each of the presidency of Bengal, Madras and Bombay had their own infantry, cavalry and artillery and horse artillery unit. They have also a navy. Now the meaning, द कंपनी, जो कंपनी है अपनी सेना में भारतीयों को भी लेना शुरू कर दिया था उन्होंने, वो भी कब 1763 तक। इसमें लगभग 67,000 सैनिक थे। वे भारत में एक प्रमुख ताकत बन गए और कंपनी के द्वारा राजनीतिक उद्देश्य के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे के प्रत्येक राष्ट्रपति के पास अपनी स्वयं की पैदल सेना थी, थमनी और अश्व तोपखाने इकाई, और उनके पास एक नौसेना भी थी। मतलब कि अलग अलग तरीके की प्रेसिडेंसी, मतलब कि सबके पास अपने अपने क्या कहते हैं सेनाएं थी। हॉर्स आर्टिलरी हो गई, नेवी हो गई, वायु सेना हो गई, बस। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रीक्वेंटली interfered in the internal politics of the subcontinent and played one's local regular against the other. In the Battle of Plassey in 1757, the Nawab of Bengal was defeated by the British and the British puppet was placed on the throne. जैसे कि हम लोग को पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंडिया में तहलका मचा रखा था। और जब 1757 में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब को अंग्रेज़ों ने हरा दिया और जो अंग्रेज़ों की जो सत्ता है वो बैठ गई थी वहाँ पर, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, कंपनी रूल इफेक्टिवली स्टार्टेड विद द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 व्हेन द नवाब ऑफ बंगाल सरेंडर्ड
the Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha to the company and Robert Clive was made the governor of Bengal। मतलब कि कंपनी शासन प्रभावी रूप से 1764 में बक्सर की लड़ाई के साथ शुरू हुआ था, जब बंगाल के नवाब ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कंपनी को सौंप दिया और रॉबर्ट क्लीव ने बंगाल का गवर्नर बन गए थे वो उसके बाद। Now the next point is the Regulation Act of 1773 brought about the several administrative reforms to the company and made a Warren Hastings and the first Governor General of Bengal with the control over other two presidencies। यानी कि 1773 में विनियम अधिनियम ने कंपनी के कई प्रशासनिक सुधार लाए और वॉरेन को अन्य दो प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण के साथ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, वॉरेन जनरल को। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है सेवरल अदर एक्ट वर पास थ्रू आउट द ईयर टिल 1853 इन द ऑर्डर ऑफ रेगुलेट द एडमिनिस्टर द कंपनीज पोजीशन इन इंडिया। यानी कि बहुत सारे एक्ट्स पास किए गए थे टिल 1853 तक, जो भारत के कंपनीज को रेगुलेट कर सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कंपनीज पोजीशन, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वर ऑल ट्रांसफर्ड टू द गवर्नमेंट। तो कंपनी की स्थिति जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव की शक्तियों को हस्तांतरित हो जाती हैं। हस्तांतरित मतलब कि जो ट्रांसफर्ड कर दी गई थी किसको, गवर्नमेंट को, जो उसे रेगुलेट कर सके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ After that, the company continued to look after the British government's trade until 1874 when it was finally dissolved। उसके बाद कंपनी 1974 तक ब्रिटिश सरकार के व्यापार की देखभाल करती रही, जब तक कि इसके अंततः भंग नहीं कर दिया गया। Okay, the next point is started as a trading company. The East India Company managed to the literally hand over India to the British Crown। यानी कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में शुरू हुई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को ब्रिटिश ताज को सौंपने का प्रबंध करती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये सब, और मैंने पूरी कोशिश की है जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने आपको समझा दिया। और इतने ही पॉइंट्स हैं और ये पता है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है।